जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी में हम लोग जितने भी राजा आप लोग सुनते हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, जितने भी राजा हैं, सो इस चैप्टर में हम लोग सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसने क्या बनाया, किसने जीटी रोड किसने बनाया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ताजमहल किसने बनाया, जामा मस्जिद किसने बनाया, या फिर जितने भी चीज़ है सब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा के साथ ही मुगल काल की स्मृति हमारे मानस पटल पर उभर आती है। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग बोलते हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम लोगों के मानस यानी हम लोग के दिमाग में मुगल काल के बारे में आता है। मुगल काल मतलब अकबर, बाबर, ये सब राजा के बारे में हम लोगों को दिमाग में आता है। इसके बाद हम लोग इसमें हल्दी घाटी युद्ध भी पढ़ेंगे, पानीपत का युद्ध भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, इसलिए पूरा लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ लिखा जैसे कि मुगल काल का मध्यकालीन इतिहास में बड़ा महत्व है। जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें मुगल काल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उन्होंने प्रशासन के ढांचे, मतलब प्रशासन का मतलब जैसे कि अभी हम लोग का प्रशासन में क्या चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री रहता है, फिर और भी बहुत सारे शासन और भी जैसे अलग अलग तरीके के पुलिस और कर्मचारी आ गए हैं, तो वो भी बहुत सारे प्रशासन के ढांचे मुगल काल से ही संबंधित हैं तथा शासन संबंधी जो प्रतिमान स्थापित किए हुए उनके राज्य के पतन के बाद भी वर्षों तक कायम रहे। मतलब कि जब उनका राज्य खत्म हो गया उसके बाद भी कायम रहा। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जो बाद के शासकों के लिए भी मददगार साबित हुई। मतलब कि जब मुगल सल्तनत खत्म हो गया उसके बाद भी ऐसा ये राजनीतिक धरोहर बन गया था, जिसके बाद भी जो भी शासक आए सो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद हुआ शासन चलाने में। भारत की आज़ादी के तत्काल बाद, भारत कब आज़ाद हुआ, तो भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मुगल शासक द्वारा बनाए गए लाल किले पर ही राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि लाल किला किसने बनाया, ठीक है। तो मुगल काल में ही बना था। लाल किला कब बना था, तो मुगल काल में ही बना था लाल किला। उस समय से यह परंपरा बन चुकी है कि प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से ही झंडा फहराएंगे। मतलब कि जब पहली बार जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हम लोग तिरंगा कहाँ फहराए थे, तो लाल किला पर। उसके बाद से प्रधानमंत्री जितने भी आए सब लाल किला पर ही झंडा फहराएं। वास्तव में मध्यकालीन भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं भारत का, तो उसमें जितने भी राज्य हैं तो उसमें से मुगल साम्राज्य के बारे में ही पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को हम लोग देख सकते हैं। यह चित्र 4.1 तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम लोग इसका पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आखिर ये मुगल शब्द का आखिर मतलब क्या होता है कि मुगल शासक मध्यकालीन इतिहास में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आखिर मुगल का अर्थ क्या होता है। तो मुगल शब्द फारसी भाषा के मंगोल शब्द से बना है। कौन सा भाषा से, तो फारसी भाषा के मंगोल शब्द से बना है, जो मध्य एशिया की एक प्रमुख जाति थी। मतलब कि मंगोल क्या था, मंगोल एक जाति था, ठीक है। मंगोल एक जाति था, कहाँ पर रहता था, तो मध्य एशिया में रहता था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ठीक है। मुगल वंश जो हम लोगों के भारत में रहा, तो मुगल वंश का संस्थापक मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। मुगल दो बड़े राजवंशों के वंशज थे। मतलब जो मुगल है सो दो बड़ा राजवंश, यानी कि दो बड़े राजवंश, मतलब कि दो अलग अलग राजा के मिल करके एक राजा, मतलब कि इसका बेटा हुआ था, मतलब बाबर हुआ था। जैसे कि बाबर के जो पिता है ना, सो बाबर पिता की ओर से ईरान, इराक व तुर्की के शासक तैमूर का पांचवा, मतलब कि उसके पापा से
जो थे सो तैमूर का पांचवा वंशज था, कौन? बाबर। और माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खा। चंगेज खा बहुत ही खतरनाक राजा था, तो चंगेज खा का 14वां वंशज था। मतलब कि उसके पापा तैमूर वंश के थे और इसकी जो माँ थी सो इसकी माँ चंगेज खा की थी, और दोनों ही बहुत खतरनाक शासक थे। तो दोनों के वंशज का मिलने के बाद, मतलब कि दोनों के विवाह हो जाने के बाद ये बाबर उत्पन्न हुआ था, यानी कि बाबर का जन्म हुआ था। तो उनके व्यक्तित्व में मंगोल तुर्की परंपराओं और आदर्शों की झलक मिलती है। मतलब कि मंगोल और तुर्की दोनों का इसमें मेल रहता है, दोनों का झलक मिलता है हम लोग को। किसमें? हम लोग को बाबर के अंदर पता चलता है। मुगल राजवंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली के सुल्तानों की राजपद संबंधी अवधारणा में भी बदलाव आया। मतलब कि जैसे जब हम लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने ख़त्म कर दिया, उसके बाद इब्राहिम लोदी के ख़त्म हो जाने के बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होता है बाबर से मुग़ल सल्तनत। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाबर ने ही मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो आखिर बाबर कहाँ से आया था, क्या नाम था, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बाबर यहाँ पर आया था 1526 में। 1526 में हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले अध्याय में कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता था? तो बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। तो 1526 से 30 यानी कि मात्र 4 साल ही शासन किया था भारत में। जैसे बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, बाबर इसको हम लोग बोलते थे, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था? जैसे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो बाबर को 12 वर्ष की उम्र में पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगाना की गद्दी मिली। मतलब कि फरगाना एक जगह है, ठीक है। तो जब इसके पापा थे पिता उमर शेख, तो उमर शेख जब इनके पिता जब मर गए, तो इनके मरने के बाद इनका बेटा जिसका नाम था बाबर, तो बाबर को गद्दी में बैठा दिया गया, फरगाना की गद्दी मिल गई। कितना साल में? मात्र 12 साल में। जहाँ आप लोग का भी उतना ही 12-13 साल होगा, तो 12 साल में ये फरगाना का राजा बन चुका था। कौन? बाबर। लेकिन कुछ समय बाद ही एक युद्ध में पराजय के फलस्वरूप उसे फरगाना की गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन ये युद्ध करने गया था बाबर, और उस युद्ध में ये हार गया। ठीक है, तो पराजय हुए और उसके बाद फिर फरगाना उसको छोड़ना पड़ा। फरगाना में रहता था, उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो युद्ध हार चुका था। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद वह काबुल होता हुआ भारत पहुंचा। ठीक है, मतलब कि इसके पास कुछ घर उर नहीं बचा था, सब कुछ हार गया था। इसके बाद ये भारत आया। इस समय तक उसके पास युद्ध कौशल में निपुण तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक बड़ी सेना थी। मतलब कि जब भारत आया था ना, तो भारत में ही अकेले नहीं आया था, अपने साथ साथ युद्ध कौशल से निपुण एकदम पूरा एकदम परफेक्ट एक्सपीरियंस लोगों को लाया था, जो अस्त्र शस्त्रों मतलब कि जो भी हथियार था सब कुछ लेकर के एक बड़ा सा सेना लेकर के आया था। और 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में उसने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हरा कर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, क्या किया? जब यहाँ पर भारत में आया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था, और पानीपत का युद्ध होने के बाद किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो जब बाबर आए तो इसका पहला युद्ध कौन सा था? तो पानीपत का युद्ध था, पहला युद्ध। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराया और जो भारत में था, सो भारत में आकर के भारत में कब्जा कर लिया, दिल्ली में कब्जा कर लिया और आगरा में कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। इसके बाद 1527 मतलब कि बाबर जब भी यहाँ पर आए ना, तो जितना साल तक रहा, 4 साल तक रहा, 1526 से 30 तक 4 साल ये लड़ाई ही करते रह गया, उसके बाद मर गया। जैसे देखते हैं, इसके बाद 1527 ईस्वी के खानवा का एक युद्ध था, तो वहाँ पर लड़ा और राणा सांगा को हरा दिया। ठीक है, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें कौन हारा? राणा सांगा हार गया और बाबर जीत गया। उसके बाद 1527 के बाद फिर 1528 में फिर लड़ाई करने गया। 1528 में बाबर चंदेरी की लड़ाई हुआ और उसमें राजपूत को हरा दिया और राजपूत को पराजित करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली। मतलब कि जब भी यहाँ पर भारत में आया बाबर, सबको हराते जा रहा था और बाबर खुद जीतते जा रहा था। उसका शासनकाल 4 वर्षों का रहा, मतलब भारत में मात्र 4 साल तक ही वह शासन किया और उसका अधिकांश समय युद्धों में गुजरा। मतलब कि जितना समय ये रहा, हर समय ये युद्ध ही लड़ते रहा, मतलब लड़ाई ही लड़ते रहा।
इसको कुछ टाइम ही नहीं मिला शासन करने का। और उसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, ठीक है, ये याद रखना है कि जो बाबर था, ये आत्मकथा क्या होता है? आत्मकथा का मतलब होता है जो अपने बारे में खुद लिखते हैं। तो बाबर ने अपने बारे में एक खुद लिखा था कि हम कहाँ कहाँ पर युद्ध लड़ने गए, कहाँ पर कैसा था, तो वो बुक लिखा। उस बुक का नाम है तुजुक ए बाबरी, ठीक है, ये हम लोग याद रख सकते हैं। बाबरी, बाबरी मतलब कि तुजुक ए बाबरी कौन लिखा? तो बाबर ने लिखा, या फिर इसको बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। उसे मुइयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है, मतलब कि एक मुइयान नामक पद्य शैली इसने बनाया था। तो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं। बाबर के बारे में हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि बाबर यहाँ पर आने के बाद कौन सा लड़ाई लड़ा? पहले तो 1526 में पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा 1527 में आया तो खानवा का युद्ध, राणा सांगा को हराया। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, जिसमें राजपूत को हराया, ठीक है। तीन का तीनों युद्ध लड़ा और जिसमें बाबर जीता। और जितने भी पहले इब्राहिम लोदी रहे या फिर राणा सांगा या फिर राजपूत, तो तीनों को हराया था। ये हम लोग का बाबर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बाबर के बाद राजा बनता है हुमायूं, ठीक है। जब 1530 में मर जाता है तो 1530 के बाद 1540 तक बनता है हुमायूं। लेकिन हुमायूं भी बहुत ज़्यादा अच्छा शासक नहीं था, मतलब कि अच्छा था लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि 1530 से 1540 तक तो शासन किया, लेकिन बीच में देख सकते हैं यहाँ पर तथा लिखा है। उसके बाद 1555 से 56 तक शासन किया, यहाँ 1 साल और, मतलब कि 40 के बाद यहाँ 15 साल तक गायब था। तो 15 साल में क्या हुआ था? इसके बाद यहाँ पर हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ से युद्ध में हरा करके भगा दिया था। उसके बाद यहाँ से ये हुमायूं भाग गया था। जैसे देखिए, बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं, ठीक है, जब बाबर का मर गया उसके बाद उसका बड़ा बेटा कौन था? तो हुमायूं। तो हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं को अपने भाई कामरान के कारण अफगान प्रतिद्वंदियों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मतलब कि उसका जो भाई था, सो हुमायूं का भाई का नाम क्या था? तो कमरान। तो कमरान कहाँ था? तो अफगान में रहता था। उसके कारण अफगान में अगर ये लड़ाई करता था, उसके कारण इसको भी लड़ाई में बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, दिक्कत होता था हुमायूं को भी। तो हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया, ठीक है। मतलब कि इससे पहले जितने भी राजा थे सो विभाजन नहीं करते थे, लेकिन हुमायूं ने क्या किया? अपने भाइयों में साम्राज्य का मतलब क्या होता है कि जितना बड़ा क्षेत्र है, जितना बड़ा हम लोग का राजमहल है, तो सब में हम लोग बंटवार कर देंगे जितने भी भाई हैं। और इसी कारण हुमायूं को बोला जाता है कि यह उसकी असफलता का बड़ा कारण बना। मतलब कि इसके कारण ही जो हुमायूं था, सो हुमायूं को बहुत ही ज़्यादा असफलता मिला। शेरशाह ने हुमायूं को चौसा का युद्ध, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जब यहीं पर हम लोगों ने देखा कि 1530 से 1540 तक शासन किया, उसके बाद फिर ये गायब हो गया था, मतलब कि इसके बाद शासन नहीं किया था। उसके बाद 1555 में आया था। तो क्यों इस तरह से दिया गया है? क्योंकि जो शेर शाह सूरी था ना, यहाँ पर बिहार का रहने वाला था, तो इसने हुमायूं को मार मार के यहाँ से भगा दिया था मुगलों को। देखो, हुमायूं को चौसा का युद्ध हुआ था, तो उसमें 1539 में हुआ था। ये याद रखना है कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, और कन्नौज में बिलग्राम में 1540 में युद्ध हुआ था। इसमें इसको पराजित कर दिया, मतलब कि शेर शाह सूरी ने किसको पराजित कर दिया? तो हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं को 2 बार हरा दिया, 39 में और 40 में, चौसा और बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में। तो इन पराजयों के बाद हुमायूं ईरान की ओर भाग गया, मतलब कि ईरान जहाँ पर इनके पापा बाबर रहते थे, तो वहाँ पर चला गया। तो ईरान ने हुमायूं के सफाविद शाह की मदद ली, मतलब कि हुमायूं ईरान में गया और सफाविद शाह से मदद लिया, और 1555 में उसने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मतलब कि 1555 में जब शेर शाह सूरी मर जाता है ना, इसके बाद फिर आता है, मतलब 1555 नहीं, इससे पहले ही मर गया था, लेकिन हुमायूं पूरा डर गया था कि अगर फिर से जाएंगे तो कहीं शेर शाह सूरी फिर हमको मार के भगा दिया तो जिस कारण से वो आ नहीं रहा था। उसके बाद फिर जब पता चल गया कि हाँ पूरा वो शेर शाह सूरी मर चुका है, उसके बाद 1555 में आया और उसके बाद फिर दिल्ली में कब्जा कर लिया। लेकिन 1 वर्ष बाद, मतलब कि जब 1555 आया, लेकिन फिर 1556 में ना आया, एकदम
क्या ही बोले, मतलब कि एक पुस्तक था, ठीक है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी था, तो लाइब्रेरी में सीढ़ी में चढ़ रहा था, तो सीढ़ी में देखिए दिनपना नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मौत हो गई। मतलब एक सीढ़ी था, सीढ़ी में चढ़ रहा था, फिसल गया और वहीं पर लुढ़कते लुढ़कते वो मर गया, टप गया ये हुमायूं, ठीक है, और हुमायूं का वहीं पर ख़त्म हो गया। अब हुमायूं के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख लेते हैं, ये हुमायूं का मकबरा यहाँ पर दिया गया। ये किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा है। मकबरा मतलब कि इसमें इसको दफनाया गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, हुमायूं शासन के दौरान सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और वह किताब पढ़ने का भी शौकीन था। मतलब कि क्या करता था, जैसे सप्ताह में 7 दिन होता तो हर दिन अपना अलग अलग कपड़ा पहनता था। मंडे कुछ और, सैटरडे कुछ और, मतलब मंडे ट्यूसडे सैटरडे इस तरह कुछ और अपना अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कब से आएगा, अकबर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अकबर कितना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जब राजा बना ना तो 1556 से 1605, मतलब कि देख सकते हैं इसी में लगभग हम लोग का 50 साल तो सिर्फ शासन ही किया और कितना ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। देखो 13 वर्ष की अल्पायु, 13 वर्ष समझ सकते हैं कितना छोटा होगा, जितने बड़े आप हैं उतने बड़ा। तो आप लोग जितने बड़े हैं उतने बड़े आयु में, अल्पायु में ही हुमायूं के पुत्र, अब अकबर कौन था, तो हुमायूं का पुत्र था, ठीक है। हुमायूं का पुत्र अकबर को राजगद्दी संभालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इसके बाद 1556 में क्या हुआ था, 1556 में हुमायूं सीढ़ी से गिर के मर गया था और इसके बाद फिर कौन आया, इसके बाद आया अकबर, ठीक है। तो अकबर 13 साल में फिर ये राजगद्दी संभालनी पड़ी। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय वह पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था, ठीक है। तो उसके संरक्षक, याद रखना है कि उसका संरक्षक मतलब कि इसका बचाव कर रहा था। जैसे कि जब ये यहाँ से भाग रहा था ना हुमायूं, जब चौसा का और बेलग्राम का युद्ध हुआ था तो शेर शाह से बच करके यहाँ से जब भाग रहा था तो उस समय भागते भागते उस समय ये जो अकबर है सो अकबर नहीं हुआ था, ठीक है, अकबर का जन्म नहीं हुआ था। तो जो इसकी वाइफ थी सो हुमायूं अपना वाइफ को पंजाब के ही एक राजा के पास छोड़ करके भाग गया था, क्योंकि उस समय अपनी वाइफ को वो नहीं ले जा सकता था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जब हुमायूं जब वापस आए तब तक देखता है कि अकबर बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके आने के बाद भी एक दो साल के बाद हुमायूं मर जाता है और उसके बाद फिर अकबर को राजा बनाना पड़ता है। तो जब यहाँ पर हुमायूं नहीं था तो उसका संरक्षण कौन कर रहा था, उसको बचा कौन रहा था, बचा करके रखा कौन था, तो उसका संरक्षक था बैरम खां, ठीक है। जब हुमायूं नहीं था ना तो बैरम खां ही अकबर का संरक्षक बन करके उसको बचा रहा था। बैरम खां ने है उसे वहीं ईंटों का एक साधारण सा मंच बनाकर हुमायूं का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मतलब कि जब हुमायूं मर गया तब जितने भी भारत में राजा थे सो सोचने लगे कि हम अब दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, हम जाएंगे दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, अब दिल्ली पूरा भारत मेरा होगा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि उसका हुमायूं का पुत्र अकबर अभी भी जिंदा है। तो बैरम खां वहाँ पर दिल्ली में नहीं पहुँच सकते थे, जिस कारण से उसने वहीं पर एक साधारण सा ईंट का एक कुर्सी बनाया और उसमें ही उसको अकबर को बैठा दिया और उसको बोल दिया कि अब से यही हम लोगों का राजा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को कि राजा किसको घोषित कर दिया, अकबर को घोषित कर दिया। कब? 1556 में। तो राजारोहण के बाद 4 वर्षों तक उसने बैरम खां की देखरेख में राजकाज किया। मतलब कि जब ये छोटा बच्चा था, 13 साल में तो छोटा ही रहेगा ना, तो ज़्यादा तो ये कुछ फैसला नहीं ले पाता, इसको कुछ पता नहीं था। तो फिर बैरम खां की देखरेख में, मतलब कि बैरम खां बोलता था कि आप ये करिए वो करिए, तो सब कुछ यही करते थे, मतलब बैरम खां करते थे, मतलब बैरम खां बोलते थे और ये देखरेख काज में करता था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, ठीक है। जब देखा कि अकबर बहुत ज़्यादा छोटा है, अब हम मतलब कि बहुत सारे राजा सोच रहे थे कि अकबर को हरा करके पूरा हम दिल्ली, पूरा भारत पर हम कब्जा कर लेंगे। तो 1556 में पानीपत का अब दूसरा युद्ध होता है, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ जिसमें अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित कर दिया। जो हेमू था ना, सो हेमू लड़ने आ रहा था, बोला कि हम अकबर को मार देंगे और जितना बड़ा दिल्ली है सो दिल्ली पर हम कब्जा कर लेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेमू को क्या हुआ, हेमू को हारना पड़ा और जीत कौन गया, अकबर जीत गया। लेकिन अकबर तो 1556 में तो 13 वर्ष का था, तो क्या वो लड़ाई करने गया था, नहीं, वो बस उस सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो लड़ाई कर रहा था बैरम खां, और बैरम खां गया और हेमू को पराजित कर दिया। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पानीपत का पहला युद्ध। पहला युद्ध कब हुआ था, आप लोग बताइए तो थोड़ा सा। 1500 कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। और ये है पानीपत का दूसरा युद्ध, मतलब कि वहीं पर दूसरा युद्ध होता है 1556 में। और इस बार अकबर यानी कि बैरम खां जीत जाता है और हेमू को हरा देता है। तो अकबर ने 1576 में एक और युद्ध लड़ा जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। और इस बार महाराणा प्रताप से यह युद्ध लड़ा था और महाराणा प्रताप को भी पराजित कर दिया, मतलब कि महाराणा प्रताप को भी हरा दिया। और यह युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह तथा महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर्य ने कमान संभाली थी। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप और हकीम खां दोनों मिल करके लड़ रहा था और मान सिंह और अकबर दोनों मिल करके युद्ध लड़ रहा था, जिसमें से अकबर जीत गया। अकबर ने कई विजयों के बदौलत साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया, मतलब कि बहुत सारा विजय किया, मतलब कि बहुत सारे युद्ध जीत गया, जिसके कारण उसका साम्राज्य बड़ा हो चुका था। शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ा गई। मतलब कि क्या हुआ, अकबर जब शासन कर रहा था तो अकबर का पुत्र था जिसका नाम था सलीम, ठीक है। तो सलीम बोल रहा था कि अबू आप कितने साल तक शासन करिएगा, आप इतने साल, इतने बूढ़े हो गए, 60-70 साल के हो गए, तब भी आप ही शासन करते हैं, मेरे हाथ में दे दीजिए, अब हम भी शासन करेंगे, वरना आप ही शासन करिएगा क्या। तो जिस कारण से क्या हुआ, तो विद्रोह करने लगा सलीम कि हमको भी राजा बनना है। तो जिस कारण से यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया, ठीक है। तो सलीम को बोला अच्छा ठीक है, हम छोड़ देते हैं गद्दी, तुम राजा बन जाओ। तो सलीम को राजा बना दिया गया और सलीम राजा बनने के बाद सम्राट जहांगीर कहलाया, ठीक है। अपना नाम क्या कहलाया, सम्राट जहांगीर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर कौन था, तो अकबर का पुत्र था, यानी बेटा था जहांगीर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जहांगीर को। तो जहांगीर अपने पिता की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। वह अपने जीवन में अब्दुल रहीम खान खाना से सर्वाधिक प्रभावित था, ठीक है। जो अब्दुल रहीम खान खाना है ना, सो हम लोग कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं। ये एक बहुत ही महान कवि थे जिसने बहुत सारे दोहा लिखा था। तो अब्दुल रहीम खान खाना ना, सो अकबर के दरबार में रहते थे, तो उन्हीं के दरबार में बैठ करके जहांगीर उनसे बहुत चीज़ सीखता था, तो इसलिए सर्वाधिक प्रभावित थे किससे, तो अब्दुल रहीम खान खाना से। और न्याय की जंजीर के लिए वह इतिहास में प्रसिद्ध है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि न्याय, न्याय मतलब क्या होता है, मतलब फैसला सुनाने के लिए, मतलब कि जो सही है वो सही है। तो उसके लिए न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध कौन था, तो इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जहांगीर। जहांगीर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने उन्हीं प्रदेशों को जीतने पर बल दिया जिसे अकबर पूर्णतः विजित नहीं कर पाया था। मतलब कि इसका जो पापा था अकबर, सो जहाँ जहाँ पर विजय नहीं कर पाया था, जिस क्षेत्र को नहीं जीत पाया था, उसी क्षेत्र को जीतने के लिए जहांगीर ने कोशिश किया। और जहांगीर ने कांधार, मेवाड़, अहमदनगर को जीत लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इसके पिता ने, अकबर ने नहीं जीता था, सो जहांगीर ने दिखा दिया कि कांधार, मेवाड़ और अहमदनगर को जीत लिया। उसके बाद जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उसे मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। उसके बाद मतलब कि उसने बताया कि मराठा सभी बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, अच्छे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके शासनकाल में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। देखिए हम लोग अभी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, और राजा के समय यानी कि 1605 से 1627 इसी समय में अंग्रेज भी भारत आ रहे हैं, और यहाँ पर अब धीरे धीरे अपना फैक्ट्री लगाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर भी शासन करने लगेंगे, जैसे हम लोग गुलाम हो गए थे। तो यहाँ पर जब शासन कर रहा था जहांगीर, तो जहांगीर याद रखना है कि जहांगीर के समय कौन आया था, तो ब्रिटिश से, ब्रिटिश मतलब कि इंग्लैंड से अंग्रेज आया था। एक तो कैप्टन हॉकिंस आया था और एक तो सर टॉमस रो भारत आए थे। और जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां मेहरुनिसा था, ठीक है। तो जहांगीर के पत्नी का नाम ना मेहरुनिसा था।
तो मेहरुन्निसा था, तो वो इतना ज़्यादा खूबसूरत, जहांगीर बोलता था कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं क्या ही बोलूँ। तो उसको पुकारने के लिए नूर जहाँ बोलता था, नूर जहाँ, नूर मतलब कि तुम्हारे जैसा जहाँ में कोई नहीं है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। तो मेहरुन्निसा को क्या बोलता था, नूर जहाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी इसकी पत्नी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जहांगीर की पत्नी का नाम जहाँ भी जाता था उसको नूर जहाँ ही मिल जाता था, ठीक है। जहाँ गिरा वहाँ नूर जहाँ। तो जहांगीर के दरबार एवं शासन व्यवस्था पर नूरजहां की काफ़ी प्रभाव था। मतलब कि जहाँ पर ये जहांगीर शासन करता था तो वहाँ पर उसका पत्नी भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था। मुगल साम्राज्य में शांति व्यवस्था को कायम रखने में वह सफल रहा। मतलब कि मुगल साम्राज्य को शांत रख पाए, मतलब कि उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कौन? सलीम, यानी कि जहांगीर ने अच्छा से शासन किया। अब जहांगीर के बारे में हम लोग को क्या याद रखना है, तो यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसके समय में ब्रिटिश हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो आया था, और जहांगीर ने ही, मतलब जहांगीर का पत्नी का नाम नूरजहां मेहरुन्निसा था, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बाद 1527 में जब इसका शासनकाल खत्म हो जाता है, तो 1527 के बाद इसका पुत्र बनता है। इसका पुत्र का नाम है, जहांगीर के बाद क्या होगा सोचिए, शाहजहां, ठीक है। इसका बाद इसका पुत्र बनता है, इसका नाम क्या है, शाहजहां। अब हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। तो शाहजहां 1527 से 1558 तक ये राजा बना रहता है। तो शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी बना, मतलब कि जहांगीर के बाद कौन राजा बना, तो शाहजहां बना। शाहजहां ने राजरोहन से मुगलों की दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ किया। मतलब कि जैसे हम लोग को पता है कि भारत है, सो भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत है। तो उत्तर मतलब होता है ऊपर और दक्षिण मतलब नीचे, यानी कि दक्षिण भारत में भी बहुत सारे राजा थे। तो उस क्षेत्र में जीतने के लिए शाहजहां ने बहुत ही अच्छा नीति अपनाया। कहाँ पर? दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ किया। और अहमदनगर हम लोगों ने देखा था कौन जीता था, जहांगीर ने। कौन कौन जीता था? एक कांधार जीता था, उसके बाद मेवाड़ जीता था, और एक अहमदनगर जीता था। कौन जीता था? तो तीनों जीता था, जहांगीर ने जीता था, ठीक है। तो अहमदनगर का बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए, अब मुगल ना इतना बड़ा हो गया था ना कि मुगल से अब कोई लड़ाई ही नहीं करना चाह रहा था। सोच रहा था अगर लड़ाई करेंगे तो बेकार में हार जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम लड़ाई ही नहीं करेंगे। तो जिस कारण बहुत सारे लोग लड़ाई ही नहीं करते थे और वो मुगलों का अधीनता स्वीकार कर लेते थे। मतलब अधीनता का मतलब कि ठीक है, आप जो बोलिएगा हम करने के लिए तैयार हैं, ऐसा बोलता था। दूसरे जो भी अलग अलग राजा थे वो लोग बोलते थे कि ठीक है, आप जो बोलिएगा हम लोग आपको टैक्स, पैसा वैसा जितना सोना चाहिए चांदी चाहिए हम लोग का ले जाइए, लेकिन हम लोग से युद्ध नहीं करिए, ठीक है। तो बीजापुर और गोलकुंडा के अधीन कर लिया, किसने? शाहजहां ने। और वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। ये तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बोला जाएगा कि शाहजहां, या फिर बोला जाएगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो शाहजहां में, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहां ने ही बहुत सारे चीज बनाया था। जैसे शाहजहां ने सबसे पहले आगरा का ताजमहल बनाया, फिर दिल्ली का लाल किला बनाया। अभी हम लोग देखे थे दिल्ली पर हम लोगों के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, और हर वर्ष 15 अगस्त को वहीं पर झंडा फहराया जाता है। तो लाल किला किसने बनाया था? लाल किला शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल कौन बनाया? ये भी शाहजहां ने बनाया। और उसके बाद एक और बनाया था जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कौन बनाया? जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही निर्माण करवाया था। का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया। ये तीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ताजमहल कौन बनाया, लाल किला और जामा मस्जिद कौन बनाया? तो शाहजहां ने बनाया। अब इसके बाद शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां बाद औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अगले राजा देखने वाले हैं औरंगजेब। औरंगजेब 1558 से 1707 ही में बहुत ज़्यादा साल तक शासन करते हैं, ठीक है। औरंगजेब कौन था?
तो औरंगजेब शाहजहाँ का बेटा था। तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सा राजा पढ़ा है? तो सबसे पहले हम लोगों ने बाबर पढ़ा, बाबर के बाद हम लोगों ने हुमायूं पढ़ा, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहाँ, और शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुगल शासकों में औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली शासक था। मतलब कि ये लास्ट अंतिम शक्तिशाली था, इसके बाद कोई भी शक्तिशाली नहीं बचा, जो भी आया इसके बाद कमजोर कमजोर था। ठीक है, तो औरंगजेब सामूगढ़ की विजय और आगरा किले पर कब्जे के बाद उसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, सामूगढ़ का किला जीत गया और आगरा पर किला मतलब जीतने के बाद वो अपना राज्याभिषेक, राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई राजा बनता है तो उसको राज्याभिषेक करवाया जाता है, तो उसने अपना राज्याभिषेक करवाया दिल्ली में। जब वह बादशाह बना तो उसके पिता जीवित थे, मतलब जब औरंगजेब राजा बना था तो उसके पिता, इसके पिता कौन थे? शाहजहाँ, शाहजहाँ जीवित थे। तो औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियानों के तहत बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि शाहजहाँ ने क्या किया था, शाहजहाँ ने बीजापुर और गोलकुंडा के जो राजा थे सो अधीनता स्वीकार किया था, मतलब कि बोल रहा था कि हाँ आपका अधीनता स्वीकार करते हैं। लेकिन जब औरंगजेब आया सो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को पूरी तरीके से जीत लिया। ठीक है, और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। मतलब कि जहाँ भी जाता था उसको विद्रोह ही विद्रोह मिलता था। जैसे कि हम लोग को भारत अगर इस तरह से हम लोग देखते तो ऊपर में हम लोग का उत्तर है, नॉर्थ है, इधर हम लोग का ईस्ट है, और इधर हम लोग का साउथ है, और इधर हम लोग का वेस्ट है। ठीक है, यानी कि इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पर बोल रहा है हम लोगों का उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सनातन मियों